नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से मैं एक ऐसा सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों से 10-10 प्रश्न लूंगा और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए होंगे। ये अलग अलग विषय मतलब कि इतिहास के भी होंगे, भूगोल के भी होंगे, राजनीति के भी होंगे, अर्थशास्त्र के भी होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से भी संबंधित होंगे। मैं केवल 10 प्रश्न लूंगा, लेकिन इन सभी 10 प्रश्नों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न लिए हैं जिनमें से अधिकतर सीजीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षा हो, उसमें किसी तरह से भी इस प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं ना, तो वो मेरे पास हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न मेरे पास ये है कि टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? ये जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी की 2017 की एक परीक्षा चिकित्सक अधिकारी, इसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स बोल रहा है, लॉर्ड वेलेजली बोल रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल रहा है और लॉर्ड डलहौजी। तो टीपू सुल्तान ये कौन था? तो ये था आपके मैसूर का सुल्तान था टीपू सुल्तान ना। तो इसके और इसके पिता के साथ अंग्रेजों का काफी लड़ाई हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि जो मैसूर राज्य था वो भारतीय राज्यों में भारतीय राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य था, ये जो मैसूर है, जो अंग्रेजों का सबसे प्रबल शत्रु था या फिर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध करता था। कौन? मैसूर का राज्य। वहीं अगर आप लोग देखोगे, मराठों को देखोगे, हैदराबाद के निजाम को देखोगे, तो इन्होंने समय समय पर अंग्रेजों के साथ संधि की और उनके साथ मिल करके दूसरे राज्यों पर अटैक किया था। तो टीपू सुल्तान के साथ कि टीपू सुल्तान और किसके मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। देखिए, अगर हम लोग बात करें मैसूर और अंग्रेजों की, तो इनके बीच ना 4 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी है। 4। तो जो सबसे पहला वाला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। और इस समय टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली, वो जो है मैसूर का शासक था और उसने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि की। देखिए क्या था कि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध मराठों और निजाम के साथ संधि कर ली थी। निजाम कौन था? हैदराबाद का शासक। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने हैदर अली पर अटैक कर दिया, लेकिन हैदर अली ने अपनी सूझबूझ से इस तिकड़ी को, ये जो त्रिगुट बना था, उसको तोड़ दिया और अंग्रेजों को खदेड़ता हुआ मद्रास तक पहुंच गया। और मद्रास में अंग्रेजों ने हैदर अली के समक्ष घुटने टेक दिए और वहां पर वो जो है मद्रास की संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं हैदर अली की शर्तों पर। तो जो पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। अंग्रेज उसमें हारे थे। और जो दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था, और इस बार क्या होता है कि जो हैदर अली है वो मराठों को और जो हैदराबाद का निजाम होता है उनको अपनी ओर करने में सफल हो जाता है। हालांकि कालांतर में फिर अंग्रेज जो हैं मराठों और हैदराबाद के निजाम को हैदर अली के साथ अलग कर देते हैं, अलग कर दिया जाता है। इनकी जो ये जो त्रिगुट बना था हैदर अली मराठे निजाम, तो इसको जो है अंग्रेज तोड़ देते हैं बाद में। इसके बाद इसी युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। इसके बाद एंट्री होती है टीपू सुल्तान की। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें ये जो है शामिल होता है। 1782 में ये जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद युद्ध जारी रखता है। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में संधि हुई थी मंगलौर की संधि। पहला वाला में मद्रास की
संधि, दूसरा वाला में मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ध्यान रखेंगे दूसरे वाले में। वही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक लड़ा गया था, इस समय भी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। वही बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार हो जाती है और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों की शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और वह संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुआ था? तो यहां मैंने बताया कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1799 में। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड वेलेजली, वही सहायक संधि वाला। तो लॉर्ड वेलेजली क्या करता है? टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जहां पर 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कॉर्नवालिस के साथ संधि हुई थी। तो जो टीपू सुल्तान है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली क्या करता है? जो मैसूर राज्य है वो वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क बालक जिसका नाम था कृष्णा राव, उसको जो है मैसूर का शासक बना दिया जाता है और उसके साथ सहायक संधि की जाती है। और यह सहायक संधि कहां हुई थी? मैसूर अर्थात टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। तो ये 1799 ये सहायक संधि थी, ध्यान रखेंगे। और ये जो वाडियार वंश, ये कौन था? वाडियार वंश वाले तो जो टीपू सुल्तान का पिता था ना हैदर अली, उसने जिस शासक से राज्य प्राप्त किया था वो वाडियार वंश का था। तो वेलेजली क्या करता है? उसी वाडियार वंश के किसी बालक को जिसका नाम कृष्णा राव है उसको जो है मैसूर का शासक बना देता है। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे, जो भी चीज मैंने बताया तो इससे जो है ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वही जो ऑप्शन में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है उसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद पिंडारियों का दमन किया था उसने, ये सारा कुछ याद रखिएगा। वेलेजली सहायक संधि के लिए याद रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आश्रम की स्थापना की थी? ये आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी ना जो 2017 में चिकित्सा अधिकारी जो पेपर हुआ था CGPSC ने लिया था तो उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आश्रम की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, साबरमती, बी वर्धा, सी खेड़ा और डी है कोचरव। तो महात्मा गांधी जी ने कहां पर सबसे पहले अपना आश्रम स्थापित किया? देखो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी बोला जाता है, उसकी स्थापना की थी। उसके बाद वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे तो उसके बाद उनके द्वारा सर्वप्रथम किस स्थान पर आश्रम की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है कोचरव। तो कोचरव जो ऑप्शन डी है ना, तो वही क्या है इसका आंसर है। देखिए महात्मा गांधी जी सन 1915 में भारत वापस आते हैं। कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो लंबे समय तक विदेश में थे, तो वो प्रवासी भारतीय थे, विदेश में रह करके आए थे। तो इसी कारण से 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इस दिन को याद करने, इस तिथि को मतलब कि महात्मा गांधी जी के आगमन पर ही जो प्रवासी भारतीय दिवस वो मनाया जाता है। तो कोचरव देखिए क्या था कि 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं। अब यहां पर उनको निवास की समस्या थी, मतलब कहीं ना कहीं उनको रहने की आवश्यकता थी ना। वो चाहते तो अपने गांव भी जा सकते थे, लेकिन उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था जो कि शहर में हो, जहां रह करके वो अपना काम कर सके। जो वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो कार्य किया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो वो सारा कुछ वो भारत में भी करना चाहते थे, लेकिन वो जो है वो अपने जन्म स्थान में जाकर के करना संभव नहीं था। उसके लिए अहमदाबाद या फिर बंबई जैसा कोई बड़ा शहर उपयुक्त था। तो अहमदाबाद के निकट ही एक स्थान था कोचरव, जो कि उनके किसी परिचित का था, जो कि महात्मा गांधी जी को काफी मानते थे। तो जब 1915 में महात्मा गांधी जी आते
हैं तो उनके समक्ष ये समस्या होती है, तो कोचरव में एक 2 मंजिला मकान ये महात्मा गांधी को दिया जाता है कि आप इसमें रहिए और अपना जो भी कार्य है वो आप यहां पर संपादित कीजिए। तो यहीं पर कोचरव में ही महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आश्रम स्थापित किया। हालांकि गांधी जी इसके बाद जो है साबरमती, जो अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है ना, तो उसके तट पर एक स्थान का चयन करते हैं और वहां पर अपने आश्रम के निर्माण कार्य को शुरू करवाते हैं। लेकिन अब वो तुरंत तो नहीं बन जाएगा ना, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो जब तक साबरमती नदी के तट वाला जो आश्रम है जो अहमदाबाद में है, जिसको हम लोग सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं, साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, तो जब तक वो आश्रम तैयार नहीं हुआ तब तक महात्मा गांधी जी ने इसी कोचरव से अपना कार्य संचालित किया, जो भी उनका काम था। तो उनके द्वारा भारत में स्थापित जो पहला आश्रम अगर पूछा जाए तो वो क्या था, कोचरव में था। तो कोचरव में उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया सबसे पहले। उसके बाद जब साबरमती आश्रम बनकर के तैयार हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कोचरव को छोड़ दिया और कहां चले गए, साबरमती आश्रम में रहने को चले गए, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। वहीं जो वर्धा है, वर्धा के निकट ही सेवाग्राम आश्रम है। तो ये जो सेवाग्राम आश्रम है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया था। जो भी उनका रचनात्मक कार्य था ना, जैसे कि चरखा वगैरह हो गया, वो उनके रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आता था। तो उन सब चीजों को संपादित करने के उद्देश्य से वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम बनवाया गया था महात्मा गांधी के जी द्वारा। और ये जो सेवाग्राम आश्रम है इसके निर्माण के लिए जो जमीन उपलब्ध करवाई गई थी वो किसने करवाई थी, तो जमुना लाल बजाज जी ने, जो कि एक उद्योगपति थे, तो उन्होंने वहां जमीन उपलब्ध करवाई थी। वहीं जो खेड़ा है, तो खेड़ा जो है वहां पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कहां पर सबसे पहला आश्रम स्थापित हुआ था, कोचरव में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा, कालीबंगा कहां स्थित है। तो ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, कालीबंगा कहां स्थित है, और इसका ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, मोंटगोमरी और लरकाना। तो देखो बहुत सारे लोगों को इसका जो है राइट आंसर पता होगा और कई सारे बच्चे जो हैं इसको गलत आंसर करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़, मोंटगोमरी और लरकाना। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मोंटगोमरी की। तो ये जो मोंटगोमरी है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत एक जिला है मोंटगोमरी, और इस मोंटगोमरी जिला के अंतर्गत हड़प्पा पूरा स्थल प्राप्त हुआ था। हड़प्पा जो सबसे पहला खोजा गया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पहला क्षेत्र था। तो मोंटगोमरी में कौन सा पूरा स्थल है, हड़प्पा पूरा स्थल है। वहीं जो लरकाना है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, तो इस लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक सैंधवकालीन पुरा स्थल प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों कहां पर है, पाकिस्तान में है। अब आता है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो अधिकतर बच्चों ने यहां पर आंसर लिया होगा गंगानगर की। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। ये आप लोग आंसर ले रहे होंगे, एक तरह से ये सही भी है, लेकिन यहां पर हनुमानगढ़ भी दिया हुआ है। देखिए क्या है कि जो गंगानगर है उसका जो है विभाजन हो गया। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग ले लें तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ कितने जिले थे, 16 जिले थे। जबकि वर्तमान समय में ये जो 16 जिले हैं ये 28 जिलों में परिवर्तित हो चुके हैं। तो यही जो है गंगानगर के साथ भी हुआ। जिस समय कालीबंगा की खोज हुई थी तो उस समय वो गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था और काफी समय तक वो गंगानगर जिले के अंतर्गत ही रहा। लेकिन कालांतर में गंगानगर जिले का विभाजन करके एक नया जिला बनाया गया, हनुमानगढ़ जिला। और ये जो कालीबंगा पूरा स्थल है ये वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में ऑप्शन पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों हैं तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हनुमानगढ़। अगर हनुमानगढ़ नहीं होता तो वहां आप लोग गंगानगर लगा सकते। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हनुमानगढ़ इसका फाइनल आंसर होगा अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ हो तब। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, निम्न का सही कालक्रम चुनिए। इस टाइप के प्रश्न सीजीपीएससी हो या फिर आजकल के कोई भी एग्जाम हो उसमें इस टाइप से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। तो निम्न का सही कालक्रम चुनिए, ये भी ना 2017 जो चिकित्सा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी द्वारा उससे ही मैंने उठाया है इस क्वेश्चन को भी। तो पहला नंबर में दिया है असहयोग आंदोलन, दूसरा दिया है होम रूल आंदोलन, तीसरा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन,
चौथा दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनका सही कालक्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? होम रूल आंदोलन। मैं यहां लिख देता हूं, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। 1930 में हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद क्या दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन दिया है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सरल पूछ दिया है, नहीं तो कई बार होता ये है कि सीजीपीएससी हो या फिर दूसरा कोई भी एग्जाम हो, तो वो क्या करेगा, एक ही वर्ष में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हो, मान लो 1942 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हो, तो उन्हीं घटनाओं को वो पूछ देगा कि ये घटनाएं आप जो है सही कालक्रम में लगाइए। तो उसको आपको ना पूरा तिथि, महीना सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये बड़ा सरल हो जाता है। तो होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है 1920 में असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया सबसे पहला वृहद आंदोलन था ये, और इससे ना पहली बार भारत की एक बहुत बड़ी जनता, इसमें आम लोग भी थे, महिलाएं भी थे, ऐसे लोग थे जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, तो उस टाइप के लोग भी जो है इस आंदोलन से जुड़े थे, असहयोग आंदोलन से। उसके बाद देखिए 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होता है, और उसके दूसरे दिन 9 अगस्त 1942 को जितने भी बड़े बड़े नेता होते, तमाम बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, यहां तक कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े नेता थे जो कि बंबई गए हुए थे, क्योंकि बंबई में ही प्रस्ताव पारित हुआ था ना, वहां जो बंबई में जो मैदान है ग्वालियर टैंक, वहां पर ये प्रस्ताव पारित हुआ था। एक बार पूछा भी गया है सीजीपीएससी में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था, तो ग्वालियर टैंक में। और इसी ग्वालियर टैंक में आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अरुणा असफ अली जी ने वहां पर ध्वजारोहण भी किया था। तो ग्वालियर टैंक में हमारे छत्तीसगढ़ के नेता भी गए हुए थे। जब वो लोग भी वापस लौट रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था मलक्कापुर नामक रेलवे स्टेशन में। तो जितने भी देश के बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त को। और इस ऑपरेशन को, ये जो ऑपरेशन ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। तो इसका सही कालक्रम आप लोग इस तरह से लगा लेंगे 1916, 1920, 1930, 1942। तो यहां मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से हर चीज को सुनिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। तो ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है मतलब सी चार्ल्स विल्किंस, डी है जेम्स प्रिंसेप। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये था क्या? तो देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है भारत की जो भी संस्कृति थी, भारत का जो प्राचीन साहित्य था, भाषा था, जो इतिहास था, उसको अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन समय के कुछ ऐसे लोगों द्वारा शुरू किया गया था जिनको भारतीय संस्कृति में रुचि थी। वो जो है भारत के विषय में जानना चाहते थे, भारत के इतिहास को समझना चाहते थे, भारत के प्राचीन साहित्य को समझना चाहते थे। तो वो लोगों ने इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की थी? तो 1784 में स्थापना की थी इसको, 1784 में। और किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। और सर विलियम जोन्स कौन थे? तो ये ना जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था,
तो उसके जज हुआ करते थे, ये न्यायाधीश हुआ करते थे। तो उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बड़ी रुचि थी। उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो उस समय इन सब चीजों में काफी इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने मिलकर के ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित किया। वो जो सी है ना, चार्ल्स विल्किंस, जो सी ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, उसके संबंध में याद रखेंगे कि उसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो ऑप्शन डी में जेम्स प्रिंसेप दिया हुआ है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखो, जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे वो तो देवनागरी या फिर इंग्लिश ऐसे भाषा में नहीं लिखा गया था ना। उनके समय की जो भाषा थी, अशोक के जो अभिलेखों की भाषा थी वो पाली थी। इसके अलावा जो लिपि थी वो अलग थी उनके समय की। तो उसको पढ़ने में 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई। तो ये चीज भी कई बार पूछा गया। वहीं सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय जाता है टी कैंथलर को। टी कैंथलर, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिसने 1750 में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है ना, वहां पर अशोक के एक स्तंभ लेख को खोजा था। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का शासक दिल्ली सल्तनत वाला, तो उसने ना फिरोज शाह कोटला की स्थापना की थी। और उसी के समय में सम्राट अशोक के दो स्तंभ लेखों को, जो कि पहले मेरठ में था और एक था टोपरा में, तो मेरठ और टोपरा से उन स्तंभ लेखों को निकलवा करके फिरोज शाह तुगलक ने कहां स्थापित करवाया? फिरोज शाह कोटला में। तो जो टी कैंथलर है वो 1750 में उसी जो टोपरा से जो वाला स्तंभ लेख लाया गया था ना, उसको उसने खोजा सबसे पहले। उसके बाद फिर वो आसपास जो भी रहा होगा वो भी मिला। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना है। तो ये 1750 में अशोक के पहला अभिलेख खोजा गया, किसके द्वारा? टी कैंथलर। 1837 में जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस जिसने गीता का अनुवाद किया। देखो, सारी चीजें, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। भले ही मैंने यहां पर 10 क्वेश्चन लिया है, लेकिन यकीन मानिए ये जो 10 क्वेश्चन है 50, 60, 70 क्वेश्चन बन करके आपके सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा 6वां क्वेश्चन। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ऑप्शन है खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, उसके बाद है हरचरण दास। तो देखो, किसने पानीपत के तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था? तो वो था काशीराज पंडित। कौन था? काशीराज पंडित। देखो, ये जो काशीराज पंडित था ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी चट्टान, किसी टीले पर चढ़ करके पूरे युद्ध को देखा होगा दूरबीन लगा करके। हालांकि उस समय दूरबीन जैसा कोई चीज था या नहीं, मतलब हाँ था, कुछ चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी चट्टान में, किसी पेड़ में, किसी ऊंचे जगह पे चढ़ करके युद्ध को देख रहा हो छुप करके, ऐसा नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने टाइम पर, तो हम लोग मजाक में बोलते थे कि भाई ये काशीराज पंडित ने किस चट्टान के ऊपर, किस पत्थर के ऊपर, किस पहाड़ के ऊपर चढ़ के इसने देखा होगा, इसको कोई तोप वोप का गोला भी नहीं लगा। ऐसे हम लोग थोड़ा सा अपना वो करते थे। हालांकि ये जो काशीराज पंडित था ना, ये युद्ध के पहले, युद्ध के समय और युद्ध के बाद उस आसपास था। ये जो काशीराज पंडित था, इसने दोनों पक्षों के मध्य, मतलब कि अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सरदार थे अपने जो सदाशिवराव भाऊ, इन दोनों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया था। मतलब कि इसने ना मध्यस्थता के रूप में भूमिका अदा की थी। तो जो युद्ध के पहले की जो घटनाएं थी, 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध हुआ था ना, अपना पानीपत का तीसरा युद्ध। ये डेट भी आप लोग को याद रखना है, 14 जनवरी 1761। कौन सा त्योहार मनाया जाता है इस दिन? मकर संक्रांति। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो काशीराज पंडित जो है, दोनों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इसने काफी कोशिश की थी कि युद्ध टल जाए, दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई भी समझौता हो जाए। हालांकि ये दोनों अहमद शाह और सदाशिवराव भाऊ, ये दोनों भी समझौता चाहते थे, क्योंकि दोनों के पास ना बड़ी ही विशाल सेना थी। तो दोनों एक दूसरे की सेना को देख करके खौफ खा रहे थे। और युद्ध के पहले की जो छोटी छोटी झड़पें हुई थी, उसमें कभी मराठे हावी हो जाते थे, तो कभी अब्दाली
शक्तिशाली के सैनिक हावी हो जाते थे। तो इन दोनों को भय था कि भाई युद्ध का परिणाम क्या हो, और परिणाम किसी के भी पक्ष में हो, हानि दोनों को होगी। ये दोनों जो है इस चीज को भली भांति जानते थे, इसीलिए युद्ध को टालने के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और 14 जनवरी 1761 को दोनों पक्ष जो है युद्ध में कूद पड़ते हैं। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। तो काशीराज पंडित वह व्यक्ति है जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ऐसा इसने दावा किया है। वहीं एक और व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, ये जो है ना मिर्जा गालिब, इसने दावा किया है कि इसने 1857 की क्रांति को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि मिर्जा गालिब जो है एक ही समय में अलग अलग जगहों में हो, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो बड़े ही व्यापक स्तर पर हुआ था, किसी एक स्थान पर नहीं हुआ था, बहुत सारे स्थानों पर हुआ था, काफी फैला हुआ था। लेकिन फिर भी ये जो है मिर्जा गालिब, जो कि बहुत बड़े शायर हैं, तो इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने उस क्रांति को देखा है। देखिए क्या था कि मिर्जा गालिब जो है ना उसी आसपास के हैं, उसी समकाल उसी काल के हैं। तो इन्होंने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी कि भारतीय सैनिकों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, भारतीय लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, और उन्होंने किस तरह से उसका प्रतिकार किया। तो उन सब चीजों को इन्होंने देखा, भले सब कुछ न देखा हो, लेकिन जितना इन्होंने देखा उसको इन्होंने लिखा है और उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मिर्जा गालिब और काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। तो द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है निम्बकाचार्य और डी है माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक, देखिए क्या था कि जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने क्या किया था, अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था शंकराचार्य जी ने। कालांतर में शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के विरोध में, उनका मतलब जो अद्वैतवाद था उसको जो है आगे लोग जो है नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, और उसके विरोध या फिर कहें उसके प्रतिकार स्वरूप, उसके एक तरह से विरोध स्वरूप जो है 4 संप्रदायों का जन्म होता है। ये 4 संप्रदाय कौन कौन से थे? अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो इन चारों संप्रदायों के जो संस्थापक थे उनके विषय में हमेशा पूछा जाता है। पहला चीज तो मैंने बोला कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, और कालांतर में अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप ही 4 नए संप्रदायों का जन्म होता है। तो पहला आप लोगों को याद रखना है शंकराचार्य के संबंध में कि उन्होंने जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? अद्वैतवाद की। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द्वैताद्वैतवाद, इसकी स्थापना किसने की थी? तो निम्बकाचार्य जी ने। वहीं वहीं जो विशिष्ट द्वैतवाद है उसकी स्थापना की थी रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद जो शुद्ध द्वैतवाद है उसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी निम्बकाचार्य जी ने, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद चौथे नंबर में आता है द्वैतवाद, जिसके संस्थापक थे माधवाचार्य। लिखना पड़ेगा क्या? वैसे जो संस्थापक थे उनके नाम क्वेश्चन में है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। कैसे याद रखेंगे? राम जी तो विशिष्ट है। उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी शुद्ध थे, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, इसके संस्थापक कौन? निम्बकाचार्य। उसके बाद द्वैतवाद, जिसके संस्थापक थे माधवाचार्य। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं जो वल्लभाचार्य जी थे जिन्होंने शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म स्थली है हमारे छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये सीजीपीएससी में काफी बार पूछा गया है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली कहां पर है, चंपारण्य में है, किस नदी के तट पर है, ये तमाम चीजें पूछी जाती है। हालांकि ना महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली अन्य दूसरे राज्यों में भी अन्य स्थानों को बताया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले जो है चंपारण्य, जो हमारे
छत्तीसगढ़ में है उसको मानते हैं। वहीं रामानुजाचार्य जी के संदर्भ में याद रखेंगे कि जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी उनके एक शिष्य हुए रामानंद जी। मैं यहां लिख देता हूं, रामानंद जी किसके शिष्य हुए? रामानुजाचार्य जी के। और इसी रामानंद जी को श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का। और रामानंद जी ही पहले वे संत थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था, यह भी पूछा जाता है। इसके अलावा रामानुजाचार्य जी के 5 शिष्य हुए। इन शिष्यों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन थे इनके शिष्य? 5 शिष्य। पहला नाम है कबीर। पहला नाम क्या है? कबीर दास जी, जो कि जुलाहा थे। दूसरा नाम है सेना, जो कि नाई थे। उसके बाद तीसरा नाम है रैदास। रैदास जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये चमार थे। चौथा नाम याद रखेंगे नामदेव। नामदेव ये दर्जी थे। उसके बाद 5वां नाम मिलता है पीपा, जो कि जाट थे। अब देखिए ये जो पांचों थे इनकी जो जाति थी एक निम्न जाति थी, मतलब उस लोगों द्वारा निम्न जाति का इनको समझा जाता था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे भारत के समाज की ये बड़ा ही मतलब विडंबना थी, तो आप लोग इसको मतलब गलत ना सोचे। तो ये उस समय के समाज के हिसाब से ये जो है निम्न वर्ग के जाति के लोग थे। तो रामानंद जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और इन पांचों ने भक्ति आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में फैलाया, पूरे उत्तर भारत क्या पूरे भारत में फैलाया। तो ये तमाम चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है बिंबिसार, चौथा अर्थात डी है कुणाल। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी अर्थशास्त्र, जिसको भारतीय इतिहास का प्रथम राजनीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। मतलब कि इसका नाम अर्थशास्त्र था, ऐसा मत समझिए कि ये इकोनॉमी उस समय की अर्थव्यवस्था को बताती है, नहीं। उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो राजनैतिक व्यवस्था थी, उसके विषय में जानकारी प्रदान करती है अर्थशास्त्र। किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के शासक घनानंद का दमन किया, उसके वंश का नाश किया और उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? पाटलिपुत्र को, जो कि नंद वंश के समय से ही पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कुणाल, वो तो अशोक के बाद हुआ कुणाल। तो यहां बच जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार। तो अधिकतर बच्चे यहां पर ना बिंदु और बिंब में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंदु और बिंबी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा मिलता जुलता नाम है, बिंदुसार और बिंबिसार। बिंदुसार बिंदुसार, ये भी सार है, ये भी सार है। बस किसका फर्क है? बिंदु और बिंबी का। तो देखिए बिंदुसार और बिंबिसार। तो कौन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी? तो देखो चंद्रगुप्त, मैं इसी नाम के आधार पर आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पिता है किसका? इन दोनों में से किसी एक का, चंद्रगुप्त। अब हम लोग चंद्रगुप्त, गुप्त हटा देते हैं तो चंद्र, हम लोग जो है जब हम लोग अ आ इ ई पढ़ रहे थे तो एक मात्रा होता था चंद्र बिंदु बोलते थे ना हम लोग, ऐसे लगाते हैं ऊपर में फिर ऐसा एक जो बिंदु लगता है ना, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु, चंद्र अलग, इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो इसी चंद्र बिंदु से आपको पकड़ना है। इसी चंद्र बिंदु से क्या पकड़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या फिर मौर्य वंश के प्रथम 2 शासकों को। चंद्र बिंदु मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्र बिंदु अर्थात बिंदुसार। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे और किसी समय में मैं भी कंफ्यूज होता था। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज होना स्वाभाविक सी बात है। बिंदुसार, बिंबिसार, तो ऐसे याद रखिएगा, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ऐसे याद रखेंगे तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। और चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, जौनपुर किस सुल्तान के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ये मध्यकालीन भारत का मतलब मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न है।
सल्तनत कालीन भारत से। तो प्रश्न कर रहा है कि जौनपुर किस सुल्तान के शासन काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद और आखिर में दिया है मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क। तो जौनपुर, जो कि जिसको पूर्व का सिराज भी बोला जाता है जौनपुर, और जौनपुर ना किसी समय में भारत में शिक्षा साहित्य का केंद्र माना जाता था। शिक्षा हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, हर तरह के चीज के लिए ये अग्रणी माना जाता था जौनपुर। तो ये जो जौनपुर है ये स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। क्या आंसर करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्यों करते हैं बताता हूं मैं। तो देखो, फिरोज शाह तुगलक जिसके संबंध में कहा जाता है कि उसने बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे बाग बगीचे लगवाए, पुल बनवाए, सड़क बनवाए, तो उसके द्वारा 5 प्रमुख नगरों के नाम मिलते हैं जो कि उसने स्थापित करवाए थे। उन्हीं में से एक था जौनपुर। जौनपुर। तो इसी कारण ना, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर किस शासक के समय में स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो बच्चे क्या आंसर कर देते हैं? फिरोज शाह तुगलक। जबकि ये गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जो कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का दूसरा शासक, वही जिसको पागल सुल्तान बोला जाता था, जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, तो वही मुहम्मद बिन तुगलक, जो कि जौना खान के नाम से भी जाना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक जो है जौना खान को बहुत मानता था। इसी कारण उसकी स्मृति में, जौना खान की स्मृति में उसने जौनपुर नगर की स्थापना की। और कालांतर में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं बड़े ही अयोग्य होते हैं, निकम्मे होते हैं, और इसी बीच 1398 में क्या होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। देखो, सारा चीज जो है पूछा गया है, तो जो भी चीजें यहां मैं बता रहा हूं सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1398 में तैमूर लंग जो है भारत में आक्रमण करता है, दिल्ली में भयंकर लूटमार करता है, कत्लेआम करता है। जो तुगलक वंश है, फिरोज शाह की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसको इस आक्रमण ने, तैमूर लंग के आक्रमण ने एक और धक्का दे दिया, झटका दे दिया, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो उसकी जो कमर पहले से टूटी हुई थी वो थोड़ी सी और टूट जाती है। तो इस अव्यवस्था का फायदा उठा करके उसी समय एक व्यक्ति था मलिक उस सर्क, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, मलिक उस सर्क, उसने 1398 में जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। किसने? मैं नाम यहीं लिख देता हूं, मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलिक उस सर्क। अच्छा, ये जो है ना मलिक उस सर्क, इसकी उपाधि थी जो कि तुगलक वंश के शासक द्वारा दी गई थी। इसका जो असल नाम था वो था ख्वाजा जहान। ख्वाजा जहान। और इसका जो आखिर में जो दिख रहा है ना सर्क, इसी के नाम पर इसने जौनपुर में सरकी वंश की नींव रखी। ध्यान रखेंगे, सरकी वंश। तो अगर कभी पूछा जाए जौनपुर में किस वंश ने शासन किया था, तो सरकी वंश के शासकों ने शासन किया था। संस्थापक कौन था? मलिक उस सर्क। कब इसने स्थापित की थी? 1398 में, जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग दिल्ली को भयंकर लूटपाट करके वापस चला जाता है। उसके बाद सब कुछ बिखरा हुआ होता है, अव्यवस्था फैली हुई होती है, उसी का ये फायदा उठा लेता है। अब क्वेश्चन का आंसर वो तो बताना बनेगा ना, मतलब बताया नहीं है मैंने अभी। तो जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अब ऑप्शन में आप लोग देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, भाई वो तो हो ही नहीं सकता। फिरोज शाह तुगलक, वो भी नहीं हो सकता। मलिक उस सर्क, इसने तो स्थापना की थी। बच क्या जाता है? नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और नासिरुद्दीन महमूद के समय ही जौनपुर को मलिक उस सर्क द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1398 में नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसके समय में। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 5 नगर बसाए थे ना। एक तो हो गया आपका जौनपुर, दूसरा आप लोग याद रखेंगे हिसार,
पूछा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिसार, उसके बाद आएगा फिरोजपुर, फिरोजपुर, उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद, उसके बाद आएगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तो ये जो है 5 नगर किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान प्रथम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन कई सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है उनके नाम के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो लगा हुआ है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे कि द्वितीय थे कि तृतीय थे। वहीं अगर हम लोग बात करें राजा जयचंद की, तो राजा जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था, और इसका भी मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में, जिसको चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें जयचंद की बुरी तरह से हार हुई थी, और राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी का साथ दिया था द्वितीय तराइन के युद्ध में। किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज चौहान जी के विरुद्ध। अब देखते हैं प्रथम थे कि द्वितीय थे कि तृतीय थे। तो कौन थे ये? तृतीय थे। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी के साथ जिस पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इसमें मैंने भी कई बार गलती की है, एक बार गलती की है, कई बार नहीं, माफी चाहूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गोरी के बीच जो है तराइन का लड़ाई हुआ था। 2 लड़ाई हुई थी, एक तो 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी ने अपना ये जो मोहम्मद गोरी है उसको बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, भारत जो दूसरे भारतीय शासक होते हैं बिल्कुल वैसे ही टाइप से थे, उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को क्षमा दे दिया, उसको जो है मारा नहीं। जो ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था ऐसी स्थिति में था कि पृथ्वीराज चौहान कभी भी उसको मार सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी, जो कि युद्ध समाप्त हो गया और मोहम्मद गोरी ने सरेंडर कर दिया, वो उसने बोला जो करना है करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको जो है छोड़ दिया, उसको जो है मतलब हिदायत दी कि तुम जो है जाओ अपने देश में राज करो, लेकिन हमारे देश में दोबारा मुड़ के मत देखना, इस टाइप से उसने बोला। अब जो मोहम्मद गोरी था वो वापस जाता है और अपने इस हार का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है, और फिर 1 वर्ष के बाद ही वो जो है लौट करके वापस अटैक करता है, और इस बार कन्नौज का शासक जो राजा जयचंद था ना, वो फिर मोहम्मद गोरी का साथ देता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि वो हार जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। और पृथ्वीराज चौहान जी के जो दरबारी कवि थे ना, चंद बरदाई जी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसा कहा गया, मतलब कि पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें निकलवा दी जाती है, और मोहम्मद गोरी बोलता है कि तुम बड़े मतलब उस्ताद हो, मतलब कि तुम बड़े अच्छे तीरंदाज हो, बिना देखे भी तुम निशाना लगा सकते हो, तो लगाओ निशाना। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने वहां मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, मतलब कि उसको जो है तीर से मार दिया, उसकी आंखें निकलवा दी गई थी। इसके बावजूद भी ये कहां लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में। अब कुछ लोग जो है ये कमेंट करते हैं कि जो चंद बरदाई था वो भी पृथ्वीराज जी के साथ था, और दोनों वहां पर मारे जाते हैं। जब मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद फिर उसके जो सैनिक हैं वो फिर पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्या नाम, चंद बरदाई, वो जो है पृथ्वीराज रासो को मार देते हैं और खुद अपने आप को भी मार देते हैं, ताकि शत्रु उनको मार न सके। इसलिए अब ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई जी ने ये सारी जो कथा है पहले ही अपने पुत्र को बता दी थी, और उसने फिर इस कथा को लिखा, लेकिन इतिहास में इस तरह की कोई प्रमाण मिलता नहीं है। जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु सन 1206 में हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1192 में हुई थी। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है यहाँ पर समाप्त होता है।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सीरीज जो मैंने शुरू की है आज से, ये आप लोगों को कैसा लगा, इसको जारी रखना है या नहीं रखना है। और आप लोग अपने सुझाव भी दीजिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। और अगर किसी क्वेश्चन में या फिर मैंने जो भी चीजें बताई उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।